हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टॉक्स। मेरा नाम है संतोष सिन्हा और हम लोग देख चुके हैं अभी तक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को पुराने पिछले 4 वीडियोज़ में, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाया। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं आज के लेक्चर में मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अध्ययन की दृष्टि से देखिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की यदि बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके फादर किसको कहते हैं, फाउंडिंग फादर एडम स्मिथ को कहते हैं, तो जॉन माइनार्ड किन्स को जो है फाउंडिंग फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इनका नाम हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी में भी सुना था कि मिक्स्ड इकोनॉमी को बनाने में इनकी काफ़ी अहम भूमिका रही थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बिग पिक्चर होता है, बड़ा पिक्चर होता है, जिसमें टॉप बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया जाता है। जैसे एक राष्ट्र है, एक नेशन है, वहाँ पे पॉलिसी बनती है और उसका सबसे, मान लो छोटी इकोनॉमी एक फैमिली है, उस राष्ट्र की फैमिली पर उस इकोनॉमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा। एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट को जाना, एक बड़ा यूनिट प्लानिंग करेगा, उससे छोटा यूनिट किस तरह से प्रभावित होगा और किस तरह से प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे जीडीपी तय किया गया कि मान लो 4.5 रहेगा। ठीक है, इस जीडीपी 4.5 को हासिल करने के लिए ये नेशन कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएगा। उस पॉलिसी से इस फैमिली को क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो इसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा कंजप्शन करना चाहेगा। ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा जनरेट होगा, वहाँ पे वांट ज़्यादा हो जाएगा, डिज़ायर ज़्यादा हो जाएगा, तो डिमांड ज़्यादा जनरेट होगा। डिमांड ज़्यादा जनरेट होगा तो सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स आएंगे। इस तरह से यदि हम सोचें तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे जीडीपी को हासिल किया जा सकता है। तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, महंगाई, इनको किस तरह से देखना है। ठीक है, इन सब बड़े बड़े चीज़ों को जो नेशन वाइज देखी जाती है, एक बड़े पैमाने पर देखी जाती है। एम्प्लॉयमेंट, देश में बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, जीडीपी बढ़ना चाहिए, महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एक राष्ट्र से इंटरनेशनल लेवल पर भी चला जाता है। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स आर लिंक्ड टू फॉरेन मार्केट्स थ्रू ट्रेड। अभी हम देख रहे हैं, हम लोगों ने कैपिटलिज्म में भी देखा था और फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखा था कि हम लोग का जितना भी वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं सब ओपन मार्केट हैं, क्लोज मार्केट कहीं भी नहीं है। तो ओपन मार्केट में क्या होता है कि फॉरेन मार्केट से ट्रेड करना हम लोग को के लिए ज़रूरी होता है, हम लोग करते हैं ट्रेड। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी डोमेस्टिक मार्केट हैं वो फॉरेन मार्केट से लिंक हो जाते हैं, किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो एफडीआई हमारे यहाँ आता है। ठीक है, या हम किसी दूसरे देश में करते हैं, कैपिटल फ्लो, दूसरे देश की पूंजी हमारे यहाँ आती है, हमारे देश की पूंजी दूसरे जगह पर जाके इन्वेस्ट होती है। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटेंड कर जाता है, कहाँ पर भी, कहाँ तक, इंटरनेशनल स्फीयर तक भी एक्सटेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो सरकार है ये एक मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि सरकारों को ही तो तय करना होता है कि एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी क्या होगी, जीडीपी की पॉलिसी क्या होगी, इन्फ्लेशन की पॉलिसी क्या होगी। ठीक है, पॉवर्टी किस तरह से घटाया जाए।
तो ये सरकारों को ही तय करना होता है ना बड़े पैमाने पे। आखिर एक कौन सा यूनिट ऐसा होगा जो तय करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी को। तो यहाँ पे एक सरकार एक मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जाएँ तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ओनली डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड, इसको याद रखिएगा, ओनली डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये सब क्या है, तो ये सब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एग्रीगेट डिमांड इसलिए बोलें कि एग्रीगेट डिमांड मतलब नेशन का टोटल डिमांड कितना है, ठीक है। एक परिवार का डिमांड को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं बोलेंगे, या सिंपल यदि डिमांड कहा जाए तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा। एक एग्रीगेट डिमांड मतलब जिससे जो नेशन के पूरे डिमांड को दिखाए, जिसके आधार पे एक पॉलिसी बनाई जाए, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ओनली डिमांड नहीं, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। आगे चलें, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। ये जो है स्टडी करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म्स का, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का टोटल उल्टा, ठीक है। ये वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर सोचा जाता था, यहाँ हम लोग बिल्कुल छोटे से लेवल पे सोचेंगे, यानी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे हम और आप हैं, हम और आप जाके दुकान से साबुन खरीद लेते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से फ्रिज टीवी खरीद लेते हैं, तो हमारा बिहेवियर का स्टडी जो किया जाएगा कि हम क्या चाहते हैं, मेरा वांट या डिजायर क्या है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो वांट और डिजायर है उसकी स्टडी जहाँ पे की जाएगी, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एक प्रोडक्शन यूनिट जो है ना, जो साबुन बनाती है, जो टीवी फ्रिज बनाती है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होगा। तो जो ऐसा ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हाउस होल्ड बिहेवियर पे काम करेगा उसको कंज्यूमर थ्योरी कहेंगे, ठीक है। एक परिवार में क्या डिजायर हो सकते हैं, वो किस तरह से खर्च करता है, वो किस तरह से कंजप्शन करता है, वो किस तरह से सेविंग करता है, तो उस बिहेवियर के स्टडी को हम लोग कंज्यूमर थ्योरी कहेंगे। और इसी तरह से यदि फर्म जो है वो किस तरह का बिहेवियर करता है, किस तरह से सप्लाई करता है, कौन सा सप्लाई करेगा, क्या अल्टरनेट, कोई मान लीजिए किसी वस्तु की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यदि उस वस्तु के डिमांड में कमी आ गई तो उसके लिए क्या अल्टरनेट व्यवस्था कर पाएगा, वो क्या अल्टरनेट चीज़ें प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से जो एक फर्म का बिहेवियर होगा वो एक प्रोड्यूसर थ्योरी कहा जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर के बिहेवियर का यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाए तो उसे कंज्यूमर थ्योरी कहेंगे, और यदि एक फर्म, एक कंपनी के बिहेवियर को यदि स्टडी किया जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो उसको प्रोड्यूसर थ्योरी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम टॉप अप्रोच अपनाया जाता है, वहाँ पे टॉप बॉटम अप्रोच था, यहाँ पे बॉटम टू टॉप, यानी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से एक नेशन तक हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। ये क्या बिहेवियर कर रहा है इंडिविजुअल और उससे नेशन की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बॉटम टू टॉप अप्रोच कहा जाएगा, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बॉटम टॉप अप्रोच वेयर पैटर्न्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ आर पिच्ड टुगेदर टू कोरिलेट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ये एक बॉटम टॉप अप्रोच है जहाँ पे जहाँ पे एवरीडे लाइफ के पैटर्न को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। किसके एवरीडे लाइफ, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म के एवरीडे लाइफ, प्रत्येक दिन वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पिस्ट करेंगे, है ना, एक साथ मिला के चलेंगे, तो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई में एक रिलेशन जनरेट होगा, ठीक है। इसको इस तरह से समझते हैं कि यहाँ पे जो भी फर्म होगा, यहाँ पे जो भी फर्म होगा या कंज्यूमर होगा, ठीक है, इसके एवरीडे लाइफ को हम लोग वॉच करेंगे, एवरीडे लाइफ को वॉच करके इन पूरे डाटा को एक साथ मिला के, ठीक है, और वहाँ पे कोरिलेट करेंगे कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है और इसका वांट क्या है, ठीक है।
तो इससे एक डिमांड और सप्लाई में संबंध स्थापित होगा। ठीक है, इसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं। दिस स्टडी ओनली इंटरप्रेट्स द टीनी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। टीनी कंपोनेंट्स मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। एक परिवार का डिमांड क्या है, एक छोटे से फर्म का सप्लाई क्या है। ठीक है, इन छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ये कहता है कि मार्केट अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स कंट्रोल द डिमांड, है ना। ये मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि मार्केट में एक संतुलन बना होना चाहिए, जहाँ पर जो भी सप्लाई हो रहा है गुड्स का वो फुलफिल कर रहा है टोटल डिमांड को, जिससे प्राइस जो है उसमें असंतुलन, मतलब प्राइस में ज़्यादा वो नहीं हो, क्या कहा जाता है, मतलब ज़्यादा रैंडमली ऊपर ना जाए प्राइस, रैंडमली नीचे ना जाए प्राइस एक जगह पे स्थिर हो। वो कब होगा कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स कंट्रोल करेगा डिमांड को। जब डिमांड जितना होगा उतना सप्लाई ऑफ गुड्स आ रहा है तो प्राइस अपने जगह पे स्थिर रह सकता है। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई के लेक्चर में। तो वहाँ पे एक सप्लाई और डिमांड्स के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होगा, मार्केट में एक संतुलन स्थापित होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में ही पढ़ेंगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी पे ही निर्भर करता है। आगे चलें। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि एक बायर का कन्वीनियंट है। हम लोग यदि कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखें तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट द ऑफलाइन क्लॉथ्स मार्केट हैज़ एक्सपीरियंस ए ग्रेजुअल डाउनफॉल। ऑफलाइन जो मार्केट, हमारे लिए कपड़े का एक दुकान है, ये कपड़े का कोई ऑफलाइन मार्केट दुकान खोल रखा है, उसका जो बिक्री है उसमें क्या हो गया है, डाउनफॉल आ गया है। ये दिखाता है कि चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर इम्पैक्टेड द डिमांड फॉर क्लॉथ्स। ठीक है, कंज्यूमर के बिहेवियर में जो चेंज आया है उससे क्लॉथ्स के डिमांड पे क्या आया है, कमी आया है। यानी मार्केट में जो ऑफलाइन दुकानों में क्लॉथ्स है उनके डिमांड में क्या हो गई है, कमी हो गई है, क्योंकि कंज्यूमर ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। वो कहाँ से खरीद रहा है, ऑनलाइन खरीद रहा है। तो मार्केट में जितने भी कपड़े की दुकानें हैं उसमें से क्लॉथ्स का जो डिमांड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हमको बताती है कि कहाँ पे डिमांड कम हुआ है और कहाँ पे डिमांड बढ़ गया है। तो जहाँ पे डिमांड बढ़ गया है वहाँ पे सप्लाई बढ़ा दो, जहाँ पे डिमांड घट गया है वहाँ पे सप्लाई घटा दो। इस तरह से एक मार्केट इक्विलिब्रियम स्थापित होगा। इसी तरह से कोविड पैंडेमिक में हम लोग देखें कि टूरिज्म सेक्टर बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, कोई कहीं घर से घूमने नहीं जा रहा है, होटल में रूम नहीं ले रहा है, फ्लाइट्स में जा नहीं रहा है, शेयर टैक्सी यूज नहीं कर रहा है, शेयर बस में यूज नहीं कर रहा है, शेयर ट्रेन में यात्रा करना पसंद नहीं कर रहा है। तो ये सब क्या हुआ, ये ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हो गई। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को देखा गया कि वो क्या चाहता है, तो वो नहीं चाहता है, ये अवॉइड कर रहा है वेकेशन, है ना। लेस डिमांड हो गया होटल रूम्स का, वेकेशन टूर पर नहीं जा रहा है तो होटल रूम का लेस डिमांड हो गया, फ्लाइट्स की टिकटें कम हो गई, टूरिज्म सेक्टर पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो डिमांड किसका बढ़ गया, फार्मास्यूटिकल गुड्स का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, बिक्री बढ़ गई। जो भी दवा दुकानें थी, दवा से संबंधित चीज़ें थी, हेल्थ से संबंधित चीज़ें थी, इनकी बिक्री क्या हो गई, बढ़ गई। तो सप्लायर यहाँ पे क्या किया, सप्लायर कुड नॉट कीप अप विद द डिमांड, है ना। तो सप्लायर यहाँ पे डिमांड उतना जनरेट नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लायर यहाँ पे सप्लाई जनरेट नहीं कर पाया। किसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, क्योंकि डिमांड एट रैंडम क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल गुड्स का यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो सप्लायर कुड नॉट कीप अप विद द डिमांड, सप्लायर जो है उतना डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाया। इससे क्या हो गया कि द रिजल्टेड इन शॉर्टेज, है ना, एंड प्राइस राइज, है ना। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो गया, डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और सप्लाई कम हो गया, सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, जिससे प्राइस क्या हो गया, हाइक हो गया। ये थ्योरी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल था जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर से प्रभावित होता है। किस तरह से प्रभावित होता है, इन दो एग्जाम्पल्स में हमने
देखा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी में एक चैप्टर और है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देखेंगे। आशा करते हैं ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।